बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की तरफ से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके जरिए वोटर लिस्ट की सघन जांच हो रही है। आयोग इस मुहिम से वोटर लिस्ट में शामिल जो फर्जी मतदाता है उनका पता लगाएगा और नए वोटर्स को लिस्ट में शामिल करेगा। हालांकि ये पूरी कवायद राजनीतिक बहस का एक मुद्दा बन चुकी है, क्योंकि विपक्ष का ये आरोप है कि इसके जरिए सरकार विरोधी पार्टियों के वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा रखी है। देखिए, बिहार में एसआईआर प्रोसेस के तहत 11 दस्तावेजों की एक लिस्ट बनाई गई है और इनके जरिए ही वोटर्स अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इन दस्तावेजों में आधार कार्ड को शामिल नहीं किया गया, जो कि विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है और ये मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका। संसद के मौजूदा मॉनसून सत्र में भी इस पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में आपको ये बताते हैं कि आखिर पड़ोसी देश यानी कि चाइना में वोटर लिस्ट कैसे बनाई जाती है और वहां चुनाव कराने की आखिर प्रक्रिया क्या है। देखिए, चाइना में भी भारत की तरह लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां पर जो है बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चीन नहीं है। वहां पर सीपीसी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सर्वे सर्वा है। चीन में वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया भारत की तरह बड़े स्तर पर और सेंट्रलाइज तरीके से नहीं होती है और इसकी वजह है कि वो सिंगल पार्टी सिस्टम के तहत कम्युनिस्ट राज है। वहां सत्ता पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीसी का पूरा कंट्रोल है। स्थानीय स्तर पर अगर समझा जाए तो कुछ सीमित प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं यानी कि रीजनल स्तर पर, लेकिन नेशनल स्तर पर अगर समझा जाए तो कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव कराने की वहां व्यवस्था नहीं होती है। खास तौर पर चीन में ग्रामीण या शहरी समुदाय जो है वहां पर पीपल्स कांग्रेस के लिए वोटर लिस्ट तैयार की जाती है। यह प्रक्रिया स्थानीय प्रशासन या फिर सीपीसी के अधीन होती है, जो वहां की मेन पार्टी है। चीन की वोटर लिस्ट में भी भारत की तरह ही 18 साल से जो ज्यादा की उम्र के नागरिक होते हैं उन्हें शामिल किया जाता है, लेकिन जिनकी पहचान लोकल रेजिडेंट रजिस्टर यानी कि हुकुई सिस्टम के आधार पर की जाती है। जैसे हमारे आधार कार्ड होता है, उनके यहाँ हुकुई सिस्टम होता है। हुकुई चीन का इंटरनल पासपोर्ट सिस्टम कहा जाता है, जो नागरिकों के निवास स्थिति को तय करता है, जैसे कि हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि विलेज कमेटी या शहर निवासी समितियां वोटर रजिस्ट्रेशन का मैनेजमेंट करती हैं। हालांकि ये प्रक्रिया जो होती है वो ज्यादातर ऑटोमेटिक होती है, क्योंकि सरकार के पास नागरिकों का डेटाबेस पहले से मौजूद होता है। लेकिन इंडिया में बावजूद डेटाबेस होने के बावजूद लोगों को आधार कार्ड दिया जाता है, पैन कार्ड दिया जाता है, वोटर आईडी कार्ड दिया जाता है, लेकिन चीन में ऐसा नहीं होता है। चीन में वोटर लिस्ट को पब्लिक किया जा सकता है और नागरिकों को इसमें सुधार या अगर कोई आपत्ति दर्ज कराती है तो उसका पूरा मौका मिलता है। लेकिन फिर भी चीन में इस प्रक्रिया को पारदर्शी नहीं माना जाता है। चीन में वोटिंग के लिए भारत की तरह कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि वोटिंग का अधिकार पाने के लिए आपकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। इतना ही नहीं, सिर्फ चीनी नागरिक को ही मतदान का अधिकार है। विदेशी या कोई भी गैर नागरिक चीन के वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं ले सकता। वोटर सिर्फ अपने हुकुई एरिया में ही वोट डाल सकते हैं, जैसे कि इंडिया में भी होता है, जिससे क्षेत्र से बाहर रहने वाले जो नागरिक हैं उन्हें दिक्कत का कोई सामना ना करना पड़े। अब आपको बताते हैं कि वहां पर राष्ट्रपति और पीएम कैसे चुने जाते हैं। देखिए, चीन में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या पोलित ब्यूरो के जो सदस्य के चुनाव होते हैं वो सीधे तौर पर जनता की भागीदारी उसमें नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के लिए होता है, वहां पर ऐसा नहीं होता है। चीन में किसी नेता का चुनाव बहुत ही सेंट्रलाइज सिस्टम के तहत होता है और उस पर सीपीसी का पूरा कंट्रोल होता है। ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों से बिल्कुल अलग है। चीनी नागरिक स्थानीय स्तर पर पीपल्स कांग्रेस के उन उम्मीदवारों को सीधे चुन सकते हैं जिनमें से ज्यादातर को सीपीसी की तरफ से मंजूर किया जाता है। आप समझिए, स्वतंत्र उम्मीदवारों को वहां चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पीपल्स कांग्रेस सिर्फ स्थानीय स्तर पर ही विलेज कमेटी या शहरी स्तर के नेताओं को चुन सकते हैं, जबकि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर पोलित ब्यूरो के जो सदस्य होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी की नेशनल कांग्रेस की ओर से चुने जाते हैं। आम जनता उन्हें नहीं चुनती है। एनपीसी के करीबन 3000 प्रतिनिधि हैं, जो प्रांतीय या फिर समझ लीजिए स्थानीय पीपल्स कांग्रेस द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। एनपीसी की बैठक में सीपीसी की सेंट्रल कमेटी या फिर जो ब्यूरो उम्मीदवार है उनकी लिस्ट पेश की जाती है और इस लिस्ट को पहले से ही पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व या आला कमान जिन्हें कहा जाता है उनसे मंजूर किया जा चुका होता है। इतना ही नहीं, पोलित सदस्य कितने होते हैं आपको बता दें, 24 सदस्य। पोलित ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में 6 से 7 सदस्य होते हैं और सीपीसी के सेंट्रल कमेटी महासचिव को चुनती है, जो आमतौर पर देश का राष्ट्रपति चुनती है, जो चीन में होता है। चीन में जो पार्टी चलाता है, देश चलाने की जिम्मेदारी उसी के कंधे पर होती है और चीन में चुनाव की प्रक्रिया दरअसल असल मायने में एक सिर्फ औपचारिकता है, एक फॉर्मेलिटी है, क्योंकि उम्मीदवारों का चयन पहले से ही सीपीसी के जो नेता है उनकी तरफ से कर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मौजूदा राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, जिन्हें 2012 में सीपीसी का महासचिव और 2013 में राष्ट्रपति चुना गया था। ठीक इसी तरीके से साल 2018 में चीन ने राष्ट्रपति के कार्यकाल की समय सीमा हटा दी।
यानी कि शी जिनपिंग जब तक वो जीवित है आजीवन इस पद पर रह सकते हैं। ऐसे में साफ है कि वहां चुनाव का कोई मतलब नहीं है। तो इससे एक बात समझ आ गई कि भारत में किस तरीके से लोकतांत्रिक चुनाव होते हैं, चाहे इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन एक तरफ चीन है जहां पर लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है।